नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12th में केमिस्ट्री का, उसके हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो चैप्टर के अंत में दिए रहते हैं। और मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके स्वयं सॉल्व किए हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर ऐसा न्यूमेरिकल आए तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और क्योंकि क्लासरूम में पढ़ा चुके हैं इसलिए अब ज़्यादा समय आपको समझने में लगेगा नहीं। और जो जो चीज़ समझाने की कोशिश करें आप उनको कैचअप करना, और जो नहीं समझ में आए वो क्लासरूम में पुनः पूछना, ठीक है। तो यहाँ हम देखने की कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है वो ये दे रखा है कि निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि, एक तो मतलब अभिक्रिया की कोटि फाइंड करनी है, ऑर्डर हमने कहा था कैसे फाइंड करते हैं, वेग व्यंजक को देखते हैं, और दूसरी वेग स्थिरांक की इकाइयाँ प्राप्त करनी। तो ऑर्डर पता चल जाएगा तो इकाइयों का हमें फॉर्मूला पता है। देखो इकाई का कैसे फॉर्मूला, के बराबर क्या होता है, मोल प्रति लीटर की पावर क्या रहती है, मोल प्रति लीटर की पावर रहती है 1 माइनस एन। एन क्या है यहाँ अभिक्रिया की कोटि, और समय इन्वर्स रहता है तो कभी कभी सेकेंड इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है अभिक्रिया की कोटि का जो है वो मात्रक होता है, सॉरी वेग का स्थिरांक का मात्रक है। अब अभिक्रिया की कोटि जैसे देखो ये वेग समीकरण दे रखा है, तो इसमें देखो अभिकारकों की सांद्रता की पावर क्या दे रखी है, 2 पावर दे रखी है, इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या है, 2 है। इसमें देखो अभिकारकों की सांद्रता, देखो ये अभिकारक है एनो, देखो ये रहा एनो, ये रहा एनो, अभिकारकों की सांद्रता के रूप में लिखते हैं। देखो ये S2I2 रहा, ये I रहा। अब इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसकी भी कोटि क्या है, 2। ऐसे इसकी 3/2 दे रखी है तो इसकी कोटि 3/2 है। ऐसे इसमें 1 पावर है तो इसका मतलब इसकी भी कोटि क्या है, 1 है। तो ऊपर दोनों वालों की कोटि 2 है, इनकी 3/2 है, इसकी 1 है। मैंने ये भी कहा था कि कोटि की वैल्यू 0 भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्न के रूप में भी हो सकती है, जैसे देखो ये 3/2 रही, ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है, और पूर्णांक भी हो सकती है। तो कुल मिला के आपको कोटि मिल गई है, और यहाँ n की वैल्यू रखनी है शुरुआत में, इसके लिए 2 रखनी है, इसके लिए भी 2 रखनी है, इसके लिए 3/2 रखनी है, और इसके लिए क्या रखनी है, 1 रखनी है। और देखो इन सब के सॉल्यूशन किए हुए हैं और ये के मात्रक निकाले हुए हैं, आप एक बार देखना इसको, ठीक है। तो एक बार पॉज करके आप इसको देख लेना और फिर समझना कि ये अभिक्रिया की कोटि जो है वो कैसे आई है, ठीक है। तो इनको आप एक बार समझना। तो ये सभी के मात्रक हैं, ये रखे का ये इसके लिए है, सेम ही है दूसरे वाला। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो ये फॉर्मूला दे रखा है कि अभिक्रिया ऐसी हो रही है 2A + B बराबर A2B के लिए जो वेग है, वेग इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 3। देखो एक यहाँ घात है और 2 ये, तो अभिक्रिया की कोटि 3 हो गई, और 3 के हिसाब से के का मात्रक लिखा हुआ है। प्रारंभिक वेग की गणना करनी है, वेग मतलब आर की गणना करनी है जब ए बराबर क्या हो, 0.1 हो, और बी बराबर जो है 0.2 मोल प्रति लीटर हो, तब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। और अभिक्रिया वेग की गणना करनी है जब ए घटकर 0.06 हो जाए। तो पहले तो हमें जब 0.1 और 0.2 पे गणना करनी है, और आर बराबर हमें दे रखा है के ए, और बी की सांद्रता की क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, इसको समझना। अब के की वैल्यू हमें दे रखी है, के का देखो ये रहा, के की वैल्यू दे रखी है 2.0 × 10⁻⁻6। अब ए की सांद्रता 0.1 है और बी की सांद्रता प्रारंभिक में 0.2 है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो वैल्यू हो जाएगी, ये होगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा जब सांद्रता में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम मान रहे हैं कि ए की सांद्रता घटकर 0.06 हो गई, इसको समझना कि देखो ये अभिक्रिया थी 2A + B और कुछ प्रोडक्ट बन रहा था। अब ये शुरुआत में क्या था भाई, 0.1 था, और अब क्या हो गया है, 0.6 हो गया है। इसका मतलब 0.4 प्रोडक्ट में बदल गया है। भाई ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि अभिकारक जो है वो 0.1 से 0.6 में बदला है। इसका मतलब 0.4 ये उत्पाद में बदल चुका है। अब देखो ये 2A है, मतलब 2 मोल 0.4 टूटा है, तो 1 मोल कितना टूटेगा, 0.2। वापस देख लो, ये 2 मोल है जो 0.4 प्रोडक्ट में बदला है, तो यहाँ B तो 1 मोल ही है, तो 1 मोल होता तो 0.2 टूटेगा। इसका मतलब B यदि शुरुआत में 0.2 रहा है तो ये 0.2 टूटेगा। अब देखो 0.04 है, सॉरी, तो 0.04 टूटेगा। ये देखो यहाँ 0.04 है भाई, 0.1 से 0.6 में बदल रहा है, तो ये 0.04 टूटेगा। देखो 0.04 और ये 0.06 मिलकर देखो 6 और 4 क्या हो गए, 10। ये एक 0.10, ये 0.1 है, तो इसका मतलब 0.06। ये देखो 0.06 में बदलने के लिए वापस समझा देता हूँ। देखो एक बार वापस समझ लो इसको कि 2A + B में बदल रहा है। देखो यही मेन कहानी, फिर आगे फॉर्मूला ही लगाना है कि देखो ये शुरुआत में था 0.1, ठीक है, और ये शुरुआत में था 0.2। अब ये जो है घटकर हो गया 0.06। इसका मतलब ये जो है टूटा है 0.04।
ये 0.04 प्रोडक्ट बदला, लेकिन कितने मोल थे? 2 मोल थे। लेकिन बी तो यहाँ 1 मोल है, इसका मतलब 2 मोल यदि 0.04 टूटा है, 2 मोल यदि 0.04 प्रोडक्ट में बदला है, तो 1 मोल कितने में बदलेगा? तो 0.02 में। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बी है ये 0.02 प्रोडक्ट में बदलेगा। तो 0.02 यदि ये प्रोडक्ट में बदलेगा तो बचेगा कितना? 0.18। तो ये बी की सांद्रता तो 0.18 बची रह जाएगी और 2a की सांद्रता 0.06 बच जाएगी। तो अब आपको सांद्रता पता चल गई। तो R बराबर के a की सांद्रता और b की सांद्रता का स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि जो k की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 है, और ये देखो 0.06 बच रही है, तो b की सांद्रता उस समय क्या होगी? 0.18, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बस मेन इतना ही कि यदि ये 0.04 प्रोडक्ट में बन रहा है, क्योंकि ये 2 मोल है, 1 मोल जो है वो 0.02 ही टूटेगा, बचेगा कितना? 0.18। बस मेन कहानी यही है, बाकी आप इधर बनाई हुई स्लाइड में देख लेना। 3 नंबर दे रखा है प्लेटिन सतह पर NH3 का अपघटन जो है शून्य कोटि की अपक्रिया, ये मैंने अपक्रिया लिखा रखी है। तो N2H2 के उत्पादन की दर क्या होगी यदि K का मान ये होगा? अब देखो K की वैल्यू दे रखी है, तो हमें पता है शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए R बराबर क्या होता है? K ही होता है। तो इसका मतलब वेग दे रखा है, सीधी सी कहानी है। अब R बराबर हम लिखते क्या है? तो पहले हमें देखो ये पहले अपक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो जैसे NH3 जो है वो 2NH3 है, तो 2NH3 जो है वो N2 + 3H2 में टूटता है, ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ केवल NH3 का अपघटन दे रखा है। देखो यहाँ केवल NH3 का अपघटन दे रखा है, और R बराबर जो K है केवल NH3 के लिए दे रखा है। तो केवल NH3 के दे रखा है, इधर केवल NH3 रखना है। तो NH3 रखोगे, ये 2 का इधर भी भाग चला जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। बस ये ट्विस्ट है इसमें। तो अब NH3 के रूप में आ गई अपक्रिया। तो NH3 जो है 1/2 N2 + 3/2 H2 में चेंज हो रही है। अब इसके लिए आप लिख सकते हैं वेग समीकरण। देखो लिखो, देखें कि ये देखो अभिकारक है, तो माइनस का चिन्ह, D सांद्रता के रूप में लिख रहे हैं, NH3 की सांद्रता अपॉन dt, बराबर का साइन आ जाएगा, प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन आएगा, और ये कोफिशिएंट बट्टे में लिखते हैं क्योंकि 1/2 है, तो बट्टे से ऊपर आ जाएगा 2, और ये D N2 की सांद्रता अपॉन dt, बराबर का साइन, ये भी प्रोडक्ट इसके लिए भी प्लस। अब ये बट्टे में लिखते हैं 3/2, तो ये बट्टे में लिखोगे तो 2/3 हो जाएगा, D H2 की सांद्रता अपॉन dt। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ना। अब इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू क्या है? R बराबर K वाली वैल्यू है, तो ये वैल्यू दे रखी है। तो इसके लिए यदि D N2/dt निकालोगे तो 2 का भाग लगा दोगे। ये देखो सामने मैंने कर रखा है D N2/dt, ये R लगे, ये 2 का भाग लगा दिया, और इसमें 3/2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये अपक्रिया हो गई। ऐसे 4 नंबर है डाइमेथिल ईथर जो है, डाइमेथिल ईथर के अपघटन से CH4H2 और CO बनते हैं। और ये देखो ये वेग समीकरण दे रखा है, अभिक्रिया कोटि क्या दे रखी है? 3/2 दे रखी है, और प्रेशर के रूप में लिखा है तो प्रेशर के रूप में लिख दिया। अब बार के रूप में लिखना चाहते हो तो अपन के पास फॉर्मूला क्या है भाई? देखो 3/2 है, तो अपने पास फॉर्मूला यही रहता है कि K बराबर मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर की सांद्रता की पावर क्या रहती है? ये 1 - n और सेकंड इनवर्स। और अब क्योंकि यहाँ सांद्रता ने दे के प्रेशर के रूप में दे दिया, और प्रेशर क्या दिया इसने? बार, तो यहाँ सांद्रता की मात्रा की जगह बार लिख दो, बार की पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। देखो ये रहा, और n की वैल्यू अभिक्रिया कोटि क्या दे रखी है? 3/2, तो n की जगह 3/2 रख दोगे तो 1 - 3/2 तो -1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया कोटि लिख दोगे। अब 5वां नंबर में शायद प्रभावित करने वाले कारक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका मैंने नहीं लिया है। अब एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के तो वेग कैसे प्रभावित कर सकता है? तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए तो हम वेग समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं। अब सांद्रता एक ही दोगुनी कर दोगे, तो दोगुनी कर दोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा अभिक्रिया का वेग, ऐसे आधी कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के प्रभाव को मात्रात्मक रूप में, मात्रात्मक रूप के लिए आर्यनीय समीकरण है, और आर्यनीय समीकरण से आप समझा सकते हैं। ठीक है, और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगभग दुगुना हो जाता है, ये मैंने लिखा रखा है। एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम कोटि की है, तो इसका मतलब A की सांद्रता की पावर क्या लगाऊंगा? 1, और B के प्रति द्वितीय कोटि की, B की सांद्रता की पावर क्या लगाऊंगा? 2। इस प्रकार देखो R बराबर ये फॉर्मूला हो गया, ये लो। B की सांद्रता 3 गुणी कर दोगे, तो वेग पर 3 गुणी कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, ये लो 9 गुना हो गया, 9 गुना हो गया R। और यदि A और B दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दोगे तो ये 2 गुनी, और ये 2 गुनी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 गुना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। तो ये इस प्रकार आप कर लेना। फिर A और B के मध्य अभिक्रिया में A और B की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग R0 नीचे दिए गए हैं, और A तथा B के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अब देखो अभिक्रिया की क्या पूछी है? कोटि पूछी है, और ये दे रखे हैं A, B और ये, और प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग जो है A, B के मध्य अभिक्रिया में A और B की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग R0 नीचे दिए गए हैं, और A तथा B के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो देखो
हमें कोटि फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आर बराबर अपने पास फॉर्मूला ये रहता है कि ए की पावर कोटि नहीं पता हो तब एक्स लिख देते हैं और बी की पावर क्या लिख देते हैं वाई, और एक्स प्लस वाई अभिक्रिया की क्या होती है